नमस्कार साथियों। गवर्नमेंट एग्जाम वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और जिस विषय की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पोस्ट की हम चर्चा करने जा रहे हैं या जिस पद की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण पद, भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनके टॉपिक से या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हम फैक्ट आज जानेंगे वो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो 40 या 45 मिनट का जितने भी देर का हमारा लेक्चर होगा उसमें ऐसे फैक्ट आपके सामने आए जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिले और आप एग्जाम में इस अगर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उससे ना चूकें। आइए कोशिश करते हैं हम इसके बारे में जानने के लिए। उससे पहले कुछ बेसिक या छोटा छोटा कुछ जान लें, जैसे कि आपके भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ये बात तो आप लोगों को भली भांति पता होगी। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग में से भाग 5 जो है, पार्ट 5 जो है, वो डील करता है यूनियन से। किससे डील करता है? यूनियन से या संघ से। इसी टॉपिक में या इसी पार्ट में आपकी आती है संघ की कार्यपालिका। क्या आती है? संघ की कार्यपालिका, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघ की कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव क्या होती है इसको समझते हैं और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के और आगे बढ़ जाएंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं पहले, कि भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विधायिका, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेचर, विधायिका। और तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। इस तरह से हमने देखा कि राज्य व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण या लॉ मेकिंग। ये क्या करती है? लॉ बनाती है, लॉ का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है। अब कोई अथॉरिटी होगी ऐसा संस्था जो इसका पालन सुनिश्चित करवाएगी, वो है आपकी कार्यपालिका। वो इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, इसका पालन करवाती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका पालन करवाती है। और अगर इन दोनों से संबंधित कोई विवाद होता है, किन दोनों से संबंधित कोई विवाद? कानूनों के पालन करने से या कानूनों के निर्माण से अगर कोई विवाद आता है तो उस विवाद का निर्णय या उस विवाद पर निर्णय कौन देती है? आपकी उस विवाद पर निर्णय देती है आपकी न्यायपालिका। तो इस तरह से हमने जाना कि आपकी राज्य व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, यह आपने बहुत बार सुना होगा। आज उस चीज को समझेंगे हम और डिटेल में जानेंगे। मैंने कहा संविधान में 22 भाग हैं, भाग 5 जो संघ से डील करता है और इसी में है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका से संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 डील करता है आपकी संघ की कार्यपालिका से। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 जहां अनुच्छेद 52 से 78 है, जो डील करते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के 5 महत्वपूर्ण पद होते हैं। उनमें पहला होता है आपके प्रेसिडेंट साहब, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति। दूसरे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें आप कहते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरा महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री, जिन्हें आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। चौथा पद होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद। और पांचवा महत्वपूर्ण पद है जो कि है आपकी पांचवा महत्वपूर्ण पद है जो कि है आपकी अटर्नी जनरल, जिन्हें आप कहते हैं महान्यायवादी।
यहीं पर हम एक बात और समझ लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं केंद्र की, या हम बात कर रहे हैं यूनियन की, या ये बात कर रहे हैं हम संघ की। संघ की व्यवस्था में कार्यपालिका में 5 लोग शामिल होते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जाम में सीधे सीधे वो पूछ सकता है कि संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और आपका आंसर, अगर इस बात को आप जानते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। जबकि इसी के समतुल्य अगर हम राज्य की बात करें, यहीं पर हम जान लेते हैं राज्य की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट की जगह होते हैं राज्यपाल, जिन्हें हम कहते हैं गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट की जगह कोई पोस्ट नहीं होती। प्रधानमंत्री की जगह होते हैं आपके सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट की खुद की रहती है मंत्रिपरिषद। और अटॉर्नी जनरल की जगह यहां होते हैं एडवोकेट जनरल, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता। हमने यहां तक जाना 22 भाग हैं। भाग 5 डील करता है यूनियन से, यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित आर्टिकल हैं 52 से 78। इसी बीच में हमने जाना कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 अंग हैं: प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। साथ में जाना कि राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल। अब हम अपने टॉपिक की चर्चा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है संघ की कार्यपालिका के प्रमुख व्यक्ति जो हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। अच्छा, राष्ट्रपति जी के बारे में कहा जाता है कि भारत के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। भारत के प्रथम नागरिक, क्वेश्चन बन सकता है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? और ये पांचों ऑप्शन दे देंगे आपको, चारों ऑप्शन आप बता दोगे आसानी से कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति होते हैं। एक चीज और जान लो कि भारत जो है वो रिपब्लिकन स्टेट है, वो गणतंत्र है। और गणतंत्र की ये विशेषता होती है कि यहाँ का जो राज्य प्रमुख होता है, राज्य का जो मुखिया होता है, वो चुना जाता है, उसका इलेक्शन होता है। तो आपके राष्ट्रपति महोदय का भी इलेक्शन होता होगा, चुनाव होता होगा, क्योंकि ये कार्यपालिका के प्रमुख व्यक्ति हैं। आइए धीरे धीरे कर कर हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे और उस आर्टिकल की डिटेल में जाएंगे जहां से आपके प्रश्न उठते हैं। सबसे प्रथम हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52, जो कि बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कार्यपालिक शक्ति। भारत की कार्यपालिका शक्ति जो होगी किसमें निहित होगी, भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सहायता या सलाह से करेंगे। किसकी सलाह से, किसकी एडवाइस से करेंगे? ये करेंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। राष्ट्रपति अपने जो भी निर्णय लेंगे वो किसकी एडवाइस या किसकी सलाह से लेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? आपके प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। अच्छा, इस आर्टिकल को हटाकर अगर मैं बात करूं तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करने वाली बात है वो आर्टिकल 74 में लिखी हुई है। ये चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में। यहाँ ये याद रख लेना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना बन जाए तो यहाँ से बनेगा। क्या बात की मैंने? बोला 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। भारत की जो कार्यपालिक शक्ति है वो किसमें होगी? यहाँ के आपके राष्ट्रपति में। पर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर बात करने वाली बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 74 में। दूसरी बात यहीं पे ये जानना जरूरी है कि जो आपके राष्ट्रपति होंगे वो सुप्रीम कमांडर होते हैं यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस के। जैसे कि अगर मैं कहूं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, अगर मैं इनका सुप्रीम कमांडर बोलूं तो इन सब का सुप्रीम कमांडर कौन होंगे? आपके राष्ट्रपति महोदय होंगे। अभी तक जितनी चर्चा की है हमने सिर्फ इतनी की है, 22 भाग, 5 भाग, 52 से 78। याद आ रहा है क्या? रिकॉल करते जाओ, ठीक है। फिर हमने 52 आर्टिकल पढ़ा, 53 पढ़ा, बीच में पढ़े एग्जीक्यूटिव के अंग राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महान्यायवादी। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ दोहराएं और इसको आज ही अभी ही ये 45 से 40 मिनट की जो कक्षा है उसमें याद करके जाएं और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसको कर दिखाएं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 54। बच्चों याद करो, मैंने बात की थी कि जो आर्टिकल 54 है, या मैंने ये बात की थी कि भारत एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था से चलता है।
गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है, रिपब्लिकन सिस्टम जो होता है, उसमें जो मुखिया होता है उसका चुनाव होता है। तो आपके जो राष्ट्रपति होते हैं उनका भी चुनाव होता है, और वो चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। उनका खुद का एक निर्वाचक मंडल होता है, वही चुने लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनके निर्वाचक मंडल में बेटा कौन कौन शामिल होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं एमपी और एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके सांसद, और आपके विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों शामिल होते हैं किसमें? आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। ये दोनों भी कौन होते हैं? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। कौन से होते हैं? निर्वाचित, यानी कि केवल वो सदस्य शामिल होंगे इसमें जिनका इलेक्शन हुआ है, जो इलेक्ट होकर आए हैं। जिनका नॉमिनेशन हुआ है वो सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि एमपीज जो आते हैं वो कहां से आते हैं? या तो लोकसभा से आते हैं या वो राज्यसभा से आते हैं। और जो विधायक होते हैं वो कहां से आते हैं? राज्य की विधानसभा से आते हैं। कहां से आते हैं? राज्य की विधानसभा से आते हैं। ठीक है, लोकसभा से एमपीज आते हैं, राज्यसभा से एमपीज आते हैं, और एमएलए कहां से आते हैं? राज्य की विधानसभा से आते हैं। मैंने यहां कहा ये लोग केवल निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। बेटा एक प्रावधान था 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया गया, 104वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रावधान हटा दिया गया। इसको एक डब्बे में बंद करके रख लेना। पहले ऐसा था कि जो आपकी लोकसभा है इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते थे। उनका मनोनयन या उनको जो नॉमिनेशन था वो कौन करता था? आपके प्रेसिडेंट साहब करते थे। करते थे बुलाया मैंने, ठीक है। और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधानसभा है, इसमें एक सदस्य मनोनीत होता था। वो भी कौन करते थे? आपके राज्यपाल महोदय करते थे, गवर्नर साहब करते थे। परंतु ये दोनों ही प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिए गए हैं। तो अब 2 सदस्यों का मनोनयन या राज्य की राज्यसभा में, राज्य की राज्य विधानसभा में एक सदस्य का मनोनयन नहीं होता। परंतु अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है तो डील कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर से बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? एमपी, एमएलए, और ये दोनों ही कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहां पे एक बात और याद रखो कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और उनको भी कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट साहब। इतनी चीज याद रखना। पर यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, अगर मैं सिर्फ शॉर्ट में समझाऊं तो एमपीज और एमएलएज पार्टिसिपेट करेंगे, और ये कैसे होंगे? ये इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। इतनी बात याद रखना। कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, जो एमपी हो या एमएलएज हो। एक पॉइंट और याद रख लेना, राज्य की विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य की विधान परिषद भी, राज्य की विधान परिषद के सदस्य भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में सम्मिलित नहीं होते हैं। ये विधान परिषद क्या होती है? इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही समझ लो कि राज्य में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद होती है। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट महोदय के इलेक्टोरल कॉलेज में सम्मिलित नहीं होते हैं। अच्छा, विधानसभा केवल राज्यों में है क्या? आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर। विधानसभाएं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज में भी हैं। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो दिल्ली और पौंडीचेरी की यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट साहब के इलेक्टोरल कॉलेज में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अगर इस आर्टिकल पे से कोई क्वेश्चन बनता है तो अब आपको नहीं चूकना है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये वाली और रेड कलर से जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, या राष्ट्रपति महोदय के चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें।
पहला, राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें हम पोलिंग बूथ तक जाकर अपना वोट नहीं देते। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जिसे हमने वोट दिया है, जैसे आपके एमपी या एमएलए, जैसे विधायक साहब का चुनाव है तो आप वोट देने जाओगे, सांसद का चुनाव है तो आप वोट देने जाओगे, और इनके चुनाव में जब आप वोट देते हो तो ये आपकी द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। परंतु जब राष्ट्रपति महोदय का चुनाव है तो उससे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति महोदय का क्या होता था? इलेक्टोरल कॉलेज होता था। यहां हमने देखा एमपी और एमएलए, तो ये लोग अगर चुन रहे हैं तो ये कैसा चुनाव है? ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। दूसरा, ये चुनाव कैसा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? इसको समझते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मान लो हम समझते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम देखते आए हैं अभी तक। मान लो 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए बी सी। जो आपका ए है उसको मिलते हैं 30 वोट्स, जो आपका बी है उसको मिलते हैं 34 वोट्स। एक मिनट, ए को मान लेते हैं अपन, ए को मिलते हैं 31 वोट्स। ए को मिलते हैं 31 वोट्स। एक शहर की जनसंख्या है 100 और ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। ए को मिलते हैं 31 वोट्स, बी को मिलते हैं 34 वोट्स और सी को मिलते हैं आपके 35 वोट्स। ठीक है, इनका टोटल अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 70 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 के आसपास हो जाएगा। 35 70 प्लस 30 100। तो अगर हम देखें तो इसमें से कौन विजेता रहा? जिसको ज्यादा मत मिले वो कौन है? आपका सी है। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सब में सबसे ज्यादा लाना है। यहाँ पे जितने भी ए बी सी हैं इनमें से देखो बी और सी के मध्य सिर्फ एक ही अंतर है, एक वोट का। जिसको एक वोट मिल गया वो जीत गया। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है? आपको 50% वोट लाना पड़ते हैं। अगर आप ये 50% मत नहीं लाते तो आप उस चुनाव के विजेता नहीं कहे जाएंगे। यानी कि फिक्स कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंट वोट आपको लाना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। थर्ड चीज होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत। क्या बात की मैंने? एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि मान लो 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ए बी सी। अब क्या होगा? आपको ये अधिकार है कि आप तीनों को अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। मान लो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्यू आर एस टी, तो ये ए बी सी को अपनी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे क्यू वाला ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है, आर वाला बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है, एस वाला सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है और टी वाला ए को 1 प्रेफरेंस दे रहा है। ये 2 दे रहा है, इसको 2 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, इसको 2 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, इसको 2 दे रहा है। अब इस तरह से आप अपने वोट ट्रांसफरेबल कर सकते हो, अपने वोट्स बांट सकते हो कि आपने पहली प्रेफरेंस पे किसको रखा और दूसरी प्रेफरेंस पे किसको रखा। बेटा एक चीज और समझो, अगर मान लो आपको फिक्स कोटा ऑफ वोट प्राप्त नहीं हो रहा है, आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हो और पार्टिसिपेट करके आपको एक फिक्स कोटा ऑफ वोट्स लाने हैं, अगर वो वोट नहीं मिल रहे हैं आपको, तो क्या होगा? कम वाले के ट्रांसफर होते जाएंगे उसके अगले वाले में, और ये सिस्टम चलता रहता है। इसे ही कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से एक और वीडियो ले आऊंगा इस चीज को समझाने के लिए। परंतु आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये शब्द जानना आपके लिए जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? अप्रत्यक्ष होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होती है, एकल संक्रमणीय मत होती है और गुप्त मतदान होता है। सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट क्या होता है कि आपने जो वोट डाला वो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। सर ऐसा होता है क्या किसी चुनाव में कि अगर वोट दिए जाएं तो पता हो? हाँ, पार्टी की गाइडलाइंस अगर दी गई हो। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जहां पार्टी गाइडलाइंस के खिलाफ आप वोट नहीं दे सकते, वो डिफेक्शन कानून के तहत गिना जाता है।
परंतु राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है उसमें एंटी डिफेक्शन कानून का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता, क्योंकि ये कैसा मतदान है, गुप्त मतदान है। ठीक है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति महोदय का, तो उसको 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स की आवश्यकता पड़ती है। और ये लोग कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज वाले लोग होते हैं। और राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सम्मिलित होता है? एमपी और एमएलए, वो भी कौन से? इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। बात समझ में आई? और ये विधानसभा के एमएलए तो होते ही होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए भी इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे हम बात करते हैं अपना आर्टिकल 56, जो बताता है, सॉरी इससे पहले हम देख लेते हैं अब जो आपके एमपीज हैं या एमएलए हैं, इनकी वोट की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। मान लो एक एमएलए है, उसके वोट की कीमत कैसे तय होगी? ये तय होती है उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर इनटू 1/1000। स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000, और इससे वैल्यू निकलती है एक एमएलए के वोट की। एक क्वेश्चन मेरा, अगर एमएलए की वोट की वैल्यू है तो क्या वो हर स्टेट में डिफर करेगी? आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, आसानी से बता सकते हो अगर ये वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू खुद ब खुद चेंज होगी। और हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग होती है, या हर स्टेट में इलेक्टेड मेंबर्स की जो पॉपुलेशन होती है या जो नंबर्स होता है वो अलग होता है, इसलिए इसकी वैल्यूज बदल सकती है। दूसरी बात हम करते हैं एमपी के वोट की वैल्यू। जो आपके सांसद हैं उनके वोट की वैल्यू कैसे तय होगी? इनके वोट की वैल्यू तय होती है जो आपके एमएलएज हैं, इनके टोटल वोट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमपीज का नंबर, मतलब कि कितने आपके इलेक्टेड एमपीज हैं। अगर ये डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू मिलती है आपके एक एमपी के वोट की वैल्यू। कुल विधायक मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसद। निर्वाचित का मतलब है केवल जिनका इलेक्शन हुआ हो, नामांकित सदस्य नहीं। अब अगर आप समझ चुके हो आर्टिकल 54 को तो मैं आगे बढ़ूंगा, पर एक बार 54 में आपको रिवाइज करवाता हूं। 54 कहता था इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें सम्मिलित होते थे कौन? निर्वाचक मंडल में एमपी एमएलए, और दोनों ही थे निर्वाचित, राज्यसभा के भी निर्वाचित, लोकसभा के भी निर्वाचित और विधानसभाओं के भी निर्वाचित। क्या विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट कर रही थी? नहीं कर रही थी सर। क्या राज्य विधानसभा के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा पार्टिसिपेट कर रही थी? कर रही थी सर। फिर हमने देखा आर्टिकल 55 जो बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन, राज्य राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को हमने जाना अप्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि फिक्स कोटा। तीसरा हमने जाना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि आपका वोट ट्रांसफर हो सकता है। और चौथा हमने जाना गुप्त मतदान, इसलिए यहाँ पे डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता। एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू जानी। इसके अलावा ये बात जानो कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय के पद के लिए चुनाव लड़ना है तो उसे 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करने होंगे। अगर वो 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता इस चुनाव में तो उसके ये 15,000 रुपए डूब जाते हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जमानत जब्त होना, तो ये वही जमानत है। अगर आप वोट प्राप्त नहीं कर पाओगे तो ये जब्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं आर्टिकल 56 जो डील करता है टर्म्स एंड कंडीशंस। किसकी कंडीशन या टर्म्स? सॉरी, टर्म्स से ही किसकी? आपके राष्ट्रपति महोदय की। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। अगर कोई व्यक्ति 2025 में राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ता है तो वो कब तक रहेगा? 2030 तक। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब मान लो राष्ट्रपति महोदय को अपना रेजिग्नेशन देना है, अपना इस्तीफा देना है, अपने पद को छोड़ना है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को। और मान लो वाइस प्रेसिडेंट साहब को अपना रेजिग्नेशन देना है, अपना त्याग पत्र देना है, तो वो किसके पास जाएंगे? वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं री इलेक्शन से संबंधित। क्या कोई व्यक्ति एक बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है, या एक बार चुनाव लड़ने के बाद वो फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ। इसके लिए कोई लिमिट फिक्स नहीं है, पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा तय नहीं है।
कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है और कितनी ही टर्म्स तक सर्व कर सकता है। परंतु अगर ये बात करता यूएसए में, मैं आपसे पूछता कि यूएसए में, मान लो हम लोग यूएसए में हैं, अमेरिका में हैं, और वहां पे मैं बात करता कि क्या कोई व्यक्ति बार बार यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है, तो मेरा जवाब होता है लिमिट, और वो भी है 2 टर्म्स के लिए। और हर टर्म्स कितनी होती है? 4 ईयर्स की। हमारे यहाँ कितनी होती है? 5 ईयर्स की। यानी कि मैक्सिमम कितने साल तक कोई राष्ट्रपति बन सकता है? वहां पर 8 ईयर्स तक, केवल 2 बार चुनाव जीतेगा और 8 साल तक राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जो है यूएसए के राष्ट्रपति महोदय, वो इससे पहले एक टर्म निभा चुके हैं, अब ये दूसरी टर्म है, इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते यूएसए में। ठीक है। इसके अलावा जानो कि यूएसए में अगर कोई नेचुरल सिटीजन है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। प्राकृतिक रूप से अगर किसी व्यक्ति ने सिटीजनशिप या नागरिकता ग्रहण की है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। पर इंडिया में प्राकृतिक रूप से नागरिक बनना व्यक्ति भी यहाँ की राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है या कुछ क्वालिफिकेशंस हमारे अंदर होनी चाहिए। बेटा एक चीज़ और याद रखना, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स यानी प्रस्तावक और समर्थक मिलना बहुत आसान बात नहीं होती। यानी कि आपके 50 एमएलए सहयोग कर रहे हैं या 50 एमपी सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल बात है। बात समझ में आ रही है क्या? पर क्वालिफिकेशन क्या है? ये क्वालिफिकेशन हम सब में होती है कुछ कुछ, जैसे कि आपके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो। भारत का नागरिक, वो सब हम हैं, आई होप हम सभी हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? या तो 35 साल हो या 35 साल से ऊपर हो। तो हम में से हो सकता है कुछ लोग हो 35 साल से ऊपर। ठीक है। तीसरी, ये दोनों चीज तो हम सब में होती है। तीसरी चीज यह है कि आपको लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो आपके अंदर। ठीक है। अगर ये 3 क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है। लोकसभा की सदस्यता में एक प्रावधान ये रहता है कि उसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो। यहां पे ये बात याद रखना। क्या बात याद रखनी है? कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए जो मिनिमम एज फिक्स है वो कितनी है? 35 नहीं है, वो कितनी है? 25 ईयर्स, 25 वर्ष है। ठीक है। परंतु राष्ट्रपति के केस में ये कितनी है? 35 साल। तो ये याद रखना। ठीक है। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की मिनिमम एज कितनी है? 25, और राष्ट्रपति के लिए है 35। तो ये वाला प्रावधान यहां लागू नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा वो व्यक्ति किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये लाभ का पद क्या होता है? आप सरकार के अंतर्गत एक पद पर रहते हुए दूसरे पद की सैलरी उठा रहे हो या उस पद से मिलने वाले लाभ उठा रहे हो तो वो लाभ का पद कहलाता है। ठीक है। परंतु राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या किसी भी तरह मंत्री का पद जो होता है वो लाभ का पद नहीं कहलाता। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है आपका आर्टिकल 59 और बताता है कंडीशन, राष्ट्रपति के पद की कंडीशन। कोई भी व्यक्ति अगर एमपी है या एमएलए है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और मान लो अगर वो एमपी और एमएलए होते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और विजेता होता है तो उसे इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। एमपी और एमएलए को त्यागपत्र देना पड़ता है कब? अगर वो इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट। बात समझ में आई क्या? इसके बाद राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती, किसी भी तरह का नेगेटिव चेंज नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव किया जा सकता है, बढ़ाई जा सकती है, पर घटाया नहीं जा सकता। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति महोदय की जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होती है। कहां पर होती है? चार्ज होती है किस पर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये मेंशन है आपके आर्टिकल 266 में। और यहां पे ये बताया गया है कि कोई भी चार्ज अगर कंसोलिडेटेड फंड पर भारित है तो उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इस मैटर में, संसद इस विषय में वोटिंग राइट्स नहीं रखती, संसद इस विषय में मत नहीं करेगी, मत नहीं देगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? आर्टिकल 59। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 60, जो बात करता है ओथ या शपथ की। राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके सामने लेते हैं? पद की शपथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, प्रेसिडेंट के पद की।
परंतु मान लो अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने अपने पद की शपथ लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 61, और जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जो डील करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसीजर। महाभियोग यानी कि ये वो तरीका है जिसके द्वारा राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाया जाएगा। किसी को किसी भी पद से हटाने के पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए ग्राउंड यह है कि उनने संविधान का उल्लंघन किया हो, यानी कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 61 के पीछे का ग्राउंड क्या है, तो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा, ये वाली चीज आपके भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, संविधान का उल्लंघन क्या होगा। जैसे राष्ट्रपति का पद की प्रेरणा हमें कहां से मिली, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, वैसे ही इन्हें हटाने की प्रेरणा भी हमें कहां से मिल रही है, अमेरिका के संविधान से या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये प्रक्रिया देख लेते हैं, ये प्रक्रिया कैसी है। उससे पहले ये समझो कि अगर आपको राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाना है तो ये प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी। ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक सदन में शुरू हो सकती है, ये लोकसभा से भी शुरू हो सकती है, और लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकती है, और राज्यसभा से भी हो सकती है। यानी कि ये लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। प्रोसीजर क्या है, जब आपको आपके राष्ट्रपति को इम्पीच करना है तो आधार बताओगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको 14 दिन पहले नोटिस देके आओगे कि माननीय आपके खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। प्रस्ताव कहाँ लाओगे, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। प्रस्ताव लाने के लिए आपको हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। जिस भी सदन में लाओगे उस सदन के 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा ये तो आपको पता ही, ये लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद इस पर बहुमत होगा, और बहुमत कैसा होता है, विशेष बहुमत, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, और ये कितनी होती है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। यानी कि जिस भी सदन में लाए उस सदन के सदस्यों का 2/3 टोटल मेंबर्स, मतलब कि पूरे सदस्यों का। कोई वैकेंट सीट नहीं, एक दिन में समझाऊंगा ये बहुमत के प्रकार, उस दिन समझ लेना, पर अभी के लिए बस समझो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। दूसरी बात, अगर इस विधेयक को पास कर दिया एक हाउस ने तो ये दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस में भी क्या होगा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर के बहुमत से ये पास होगा। और जैसे ही ये पास होगा आपके राष्ट्रपति महोदय अपने पद से हट जाएंगे। ये है इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इसके बाद देखते हैं अपन कि वैकेंसी फिलिंग कैसे होंगी। जो पोस्ट खाली है, राष्ट्रपति महोदय की पोस्ट अगर खाली हो जाती है तो वो कैसे भरी जाएगी। एक होती है नेचुरल कंडीशन, और वो नेचुरल कंडीशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि कोई व्यक्ति 2025 में राष्ट्रपति बने और 2030 तक जा रहे हैं, और 2030 के पहले ही हम इलेक्शन करके ये सीट को भर देंगे, ताकि जैसे ही वो अपने पोस्ट से हटे तो कोई नया व्यक्ति इस पद को ग्रहण कर ले। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। परंतु अगर इमरजेंसी टाइप की कंडीशन है, यानी कि डेथ है, रिमूवल है, और रिमूवल कैसे होता है, आर्टिकल 61 से, और ये क्या है, इम्पीचमेंट, आपको तो पता ही है, या रेजिग्नेशन है। और रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये अपना वाइस प्रेसिडेंट को। अगर ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो तो अपने पोस्ट से हट ही जाएंगे, उनकी पोस्ट पे आकर कौन बैठेंगे, वाइस प्रेसिडेंट साहब, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय। और ये कब तक रहते हैं, 6 मंथ तक। क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन किए जाएंगे और नए व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। बेटा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी ना हुए तो कौन, तो बनेंगे आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यकाली राष्ट्रपति। और ऐसा हो चुका है क्या, हाँ ऐसा हो चुका है। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान जी थे वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान जी। ये भारत के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। और अगर सीजेआई भी नहीं हो तो सीनियर मोस्ट जज कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो बनते हैं आपके प्रेसिडेंट।
ये बात समझ में आ गई क्या? प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हुआ, डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, कौन बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट? कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए चुनाव करवा लो, 6 महीने के अंदर नया व्यक्ति आ जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। इनमें से कोई भी व्यक्ति बनेगा तो कितने महीनों के लिए बनेगा? केवल 6 महीनों के लिए। सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि 6 महीने के लिए बनेगा। मान लो सर एक व्यक्ति का चुनाव होता है 2025 में, उसे बनना था 2030 तक, उसकी डेथ हो जाती है 2028 में, यानी कि 2 साल बचे। अब कोई नया व्यक्ति चुन के आया, आपने जैसे कहा पहले तो वाइस प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे, पर 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, फिर कोई नया व्यक्ति चुन के आया, तो वो कितने टाइम के लिए रहेगा? क्या वो ये 2 सालों के लिए रहेगा, या वो फिर से 5 वर्षों के लिए रहेगा? तो बेटा सुनो ध्यान से, जो नया व्यक्ति आएगा वो पूरे 5 वर्षों के लिए आएगा, यानी कि 2032 तक आएगा। वो अपनी पूरी टर्म पूरी करेगा। यहाँ पे हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफर करते हैं, क्योंकि वहां पे ये व्यवस्था है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वाइस प्रेसिडेंट साहब जाते हैं तो 6 महीने के चुनाव का प्रावधान है ही नहीं, और वो पूरी बची हुई टर्म तक अपने पद पर वैसे ही कार्य करते हैं जैसे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। जैसे कि अगर मान लो यहाँ डेथ हो जाती अमेरिका के सिनेरियो में, किसकी? प्रेसिडेंट साहब की, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब पूरे 2 सालों तक कार्य करते, 6 महीने तक नहीं। तो ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 72 जो कि बात करता है पार्डनिंग पावर, यानी कि क्षमादान की शक्ति। इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल 72 से। क्षमादान की शक्ति किस किस मैटर में यूज कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब? या तो यूनियन का लॉ हो, या तो संघ का कोई कानून हो। यूनियन का लॉ हो यानी कि संघ का कोई कानून हो, संघ का कोई कानून हो इस मैटर में। इसके अलावा कोर्ट मार्शियल में भी, यानी कि मिलिट्री संबंधित कोई सजा मिली हो उसमें भी, संघ के कानून में भी, कोर्ट मार्शियल में भी, और डेथ पेनाल्टी में भी, यानी कि मृत्यु दंड में भी। मृत्यु दंड में भी है ना, मृत्यु दंड में भी। मृत्यु दंड में भी किसका उपयोग कर सकते हैं? ये क्षमादान की शक्तियों का। तो तीनों में, संघ के कानून में, कोर्ट मार्शियल में और डेथ पेनाल्टी में, तीनों में ही किस चीज का यूज कर सकते हैं? ये अपनी क्षमादान की शक्ति का यूज कर सकते हैं। बेटा एक चीज और समझना है यहाँ पे, ये पावर दी क्यों गई है? क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के होते हुए हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशरी से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, उस भूल को सुधारने के लिए एक सुप्रीम पावर दी गई है। किसके पास? आपके राष्ट्रपति महोदय के पास। हालांकि ये पावर भी इनके विवेकाधीन नहीं है, इस पावर का भी उपयोग ये स्वयं से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्षमादान की शक्ति है वो हमारी 5 तरह की शक्तियां हैं। जैसे कि क्षमादान यानी कि पार्डन, पार्डन की पावर में ये सजा को भी खत्म कर सकते हैं, और साथ में जो आरोप लगे हैं वो आरोपों से भी मुक्त कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से मुक्त कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। कम्यूटेशन, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सजा का प्रारूप बदला जा सकता है। यानी कि किसी को अगर डेथ पेनल्टी दी गई हो तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि मृत्यु दंड की सजा दी गई हो, तो उसकी जो सजा है वो उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। सजा का जो नेचर है, पनिशमेंट का जो नेचर है, उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लघुकरण, रेमिशन, इसमें क्या होता है? जो सजा दी गई है उस सजा का समय अवधि कम की जा सकती है, उसका टाइम पीरियड कम किया जा सकता है। जो सजा दी गई है उस सजा की समय अवधि कम की जा सकती है, किसमें? रेमिशन में या लघुकरण में। इसके अलावा रिप्राइव और रिस्पाइट बताता है कि जो सजा है उसको कुछ पल के लिए रोका जा सकता है। मान लो कोई जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कंडीशन में सजा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, उसकी विशेष स्थिति देखते हुए। इसके अलावा एक तरीका यह भी हो सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड की सजा मिलने जा रही है, तो कोई और मार्ग तलाशा जा सकता है इतनी देर के लिए इस सजा पर रोक लगाई जा सके, इसलिए भी एक प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक। हालांकि बेटा एक चीज और नोट करना, अगर राष्ट्रपति महोदय के चुनाव से संबंधित कोई विवाद आता है तो उस डिस्प्यूट को कौन सुलझा सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। इनके विवादों में कौन बोल सकता है? सिर्फ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय।
और ये कहाँ बताया गया है? आपके आर्टिकल 71 तक। बेटा एक आर्टिकल की और चर्चा करूँ मैं, आर्टिकल 123, जो कि बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल 123। और आप बताओगे मुझे आर्टिकल 213 कमेंट्स में, और ये भी बताओगे कि ऑर्डिनेंस की पावर का उपयोग कब किया जाता है, क्या ये संसद के समतुल्य शक्ति है या उससे अलग शक्ति है? इसके अलावा बेटा राष्ट्रपति महोदय के पास इमरजेंसी प्रोविजंस भी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के पास आपातकाल संबंधित शक्तियां भी होती हैं, आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियां भी होती हैं, जो कि बताई गई है आपके आर्टिकल 352, 356 और 360। इसमें से मुझे आप कमेंट में आंसर दोगे, वित्तीय इमरजेंसी कौन सी है, राज्य इमरजेंसी कौन सी है, और राष्ट्रीय इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी कौन सी है? तो आप ये चार बातों का मुझे आंसर दोगे, और हो सकता है ईश्वर करे कि आपके एग्जाम में इन्हीं सब चीजों में जितना हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चंस आए। पर उससे पहले, क्लास खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि अपन जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि हम घर पे फिर से ये वीडियो देख के रिवाइज तो करने से रहे, इसलिए एक बार आंखें बंद करो और रिवाइज करो। मैं जो जो बोलता हूँ उसको अपने दिमाग में लाना। हमने इस क्लास की शुरुआत करी राष्ट्रपति महोदय के पद से, परंतु उससे पहले मैंने जाना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद मैंने बात करी हमारे संविधान में 22 भाग है, 22 भागों में से भाग 5 चर्चा करता है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, आपके अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके समतुल्य राज्य में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई नहीं होता, पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह आपके चीफ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल, और मंत्रिपरिषद की जगह राज्य की मंत्रिपरिषद। उसके बाद हमने जाने कुछ आर्टिकल्स, पर उससे पहले जाना कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और भारत में कैसी विशिष्ट व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। फिर हमने जाना आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। इसके बाद हमने जाना आर्टिकल 53, जो कहता है किसका एग्जीक्यूटिव पावर किसमें होगी? राष्ट्रपति के पास होगी, पर इस पावर का उपयोग वो स्वयं से ना करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 74, जो ये बताता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे। फिर 54 में हमने जाना इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने बताया कि एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। कौन नहीं करता? नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते। राज्यों की विधानसभा तो पार्टिसिपेट करती है, पर विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। यहां तक हमने समझा। इसके अलावा मैंने समझा कि 104वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य और राज्य आपकी विधानसभा में 1 एंग्लो सदस्य का नामांकन होता था, उस प्रावधान को हमने हटा दिया गया है, पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आज भी होता है, उनका नॉमिनेशन आज भी होता है। उसके बाद हमने जाना आर्टिकल 55, जो चर्चा करता है मैनर ऑफ इलेक्शन। उसमें हमने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन है। फिर हमने देखा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। फिर हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और चौथी बात हमने की ये कैसा है? सीक्रेट बैलेट है। फिर हम गए आर्टिकल 56 की ओर, जो बताता है राष्ट्रपति महोदय की टर्म भारत में है 5 साल की और यूएसए में कितने की है? 4 साल की। और यही बात करी कि रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट साहब को। इसके बाद हमने बात की आर्टिकल 57 की, जो बात करता है किसकी? री इलेक्शन की। राष्ट्रपति महोदय के पद के चुनाव के लिए कोई लिमिट फिक्स नहीं है इंडिया में, परंतु अगर आप कहाँ जाते हैं? भारत से यूएसए जाते हो और वहां पर चुनाव होता है, तो वहां फिक्स लिमिट है कितनी? 2 बार ही बन सकते हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल 58, जो बात करता था किसकी? क्वालिफिकेशन की। और क्वालिफिकेशन क्या है राष्ट्रपति महोदय के पद के लिए? 35 साल, इंडियन सिटीजन, और क्या है बेटा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यही मैंने बताया कि लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी फिक्स है? 25 वर्ष। इसके बाद हम बढ़े आर्टिकल 59 की तरफ, और जो बताता था कंडीशन, और इसमें हमने जाना कि एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु उन्हें पहले तो एमपी एमएलए राष्ट्रपति बन नहीं सकते, पर अगर वो चुनाव के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और जीत जाते हैं तो उनको अपना रेजिग्नेशन देना होगा। ठीक है, ये। और वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, और वेतन किस पे भारित होते हैं? भारत की संचित निधि या आर्टिकल 266 पर। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 60, जो करता था ओथ की बात, और ओथ किसके सामने लेते थे? सीजेआई। सीजेआई ना हो तो सीनियर मोस्ट जज। फिर देखा 61, जो बताता है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसीजर में हमने जाना कि कहाँ शुरू हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा,
दोनों में 1/4 मेंबर के सिग्नेचर पे 2/3 से ये पास होगा। इसके अलावा इसका ग्राउंड क्या होगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा एक पॉइंट जो रह गया उसको समझ लो कि जो आर्टिकल 61 है उसमें इंपीचमेंट प्रोसीजर है। मैंने कहा राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे केवल नामांकित सदस्य, पर इनके इंपीचमेंट प्रोसीजर में इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे केवल निर्वाचित सदस्य, परंतु इनके जो इंपीचमेंट प्रोसीजर है इसमें नामांकित सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे। पर कहां के करेंगे? केवल संसद के। संसद में क्या क्या आती है आपकी? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य इंपीचमेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको फिर से समझाता हूं मैं। 61 कहता है कि राष्ट्रपति का अगर इंपीचमेंट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं या नामांकित सदस्य हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। परंतु आपने देखा था कि अगर इनका चुनाव होता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? केवल निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के, और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। परंतु इंपीचमेंट प्रोसीजर में लोकसभा राज्यसभा के नामांकित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचित भी करते हैं, परंतु राज्य की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर से सुन लेना। इसके बाद हमने चर्चा की थी आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर बताता है, जिसमें 5 तरह की पार्डनिंग्स बताई थी। उसके बाद मैंने एक बात की, एक आर्टिकल 71 की, जो बात करता है किसकी? बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इंटरफेयर कर सकता है अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उठता है। उसके अलावा हमने बात की आर्टिकल 123 की, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बताता है आपके प्रेसिडेंट की, और कुछ होमवर्क दिया जैसे कि आर्टिकल 213, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। इस तरह हमने इस लेक्चर को खत्म किया। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स है आप लोगों को शायद अभी के अभी याद भी हो गए होंगे, और एग्जाम में आप इनमें से कोई भी पॉइंट गलत नहीं करके आएंगे। थैंक यू इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।